सभी को नमस्ते। मैं पवन कुमार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज से हम कक्षा 10 यानी राजस्थान बोर्ड का जो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान है उसके वीडियो की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। हमने पुराने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग वीडियो बना रखे थे, लेकिन आप सभी को जानकारी होगी कि इस बार यानी 2021-22 से कक्षा 10 और 12 के अंदर नई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पुस्तकें आ जाएंगी। तो ये जो एनसीईआरटी की पुस्तकें रहेंगी, उन एनसीईआरटी की पुस्तकों के अकॉर्डिंग यानी सेम टू सेम वही पुस्तकें सीबीएसई स्कूलों में या अदर स्टेट्स में, हरियाणा या अन्य जो इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहले से अध्ययन करवा रहे हैं उनके अंदर चल रही हैं। तो ये किताबें वो की वही आपके सिलेबस के अंदर आ जाएंगी इस बार से। तो अभी आपके पास पढ़ने के लिए सामग्री नहीं है, तो हमने ये प्रयास किया कि इन विकट स्थितियों के अंदर आप कक्षा 10 की चीज़ों को जो है समझें, और इसके पहले अध्याय से हमने प्रारंभ कर दिया है। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक सामाजिक विज्ञान के बहुत सारी पुस्तकें रहेंगी। उनके अंदर से एक पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास वाला भाग रहेगा ये। और आपको ध्यान होगा कि 9th के अंदर जैसे हमने इतिहास की और पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सामाजिक विज्ञान की कई पुस्तकें पढ़ी थी ना, ऐसे ही कक्षा 10 में भी कई पुस्तकें आएंगी। तो उनमें से एक पुस्तक जो इतिहास को कवर करेगी उसी का नाम रहेगा भारत और समकालीन विश्व भाग 2। तो उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो हम प्रारंभ करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी वीडियो हम 2-3 दिन बाद में दूसरा जो इससे आगे का वीडियो तैयार करके आप तक भेज देंगे। और जो हमारे साथी स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उन सभी का शुक्रिया, और आप इसको सभी तक शेयर करें। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए हम बात कर लेते हैं पहले अध्याय से ही। इस अध्याय का नाम रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का तो सबसे मेन चीज है राष्ट्रवाद। यूरोप तो आपको पता ही महाद्वीप है, ठीक है ना। यानी राष्ट्रवाद का सबसे पहले विश्व में अगर उदय होता है तो यूरोप में होता है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर जो चीज समझने की है वो क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र क्या है, ठीक है ना। राष्ट्र कैसे बने, पहले क्या राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जैसे अब है ना, जैसे अब हम एक निश्चित बाउंड्री के अंदर इंडिया को मानते हैं, निश्चित बाउंड्री के अंदर पाकिस्तान को मानते हैं। पहले बाउंड्रियां ध्वस्त होती रहती थी, किसी राजा ने लंबे चौड़े एरिया को कर लिया कब्जे में, फिर दूसरे ने उस बाउंड्री को ध्वस्त करके और बड़ी बाउंड्री कर दी। क्या अब ऐसी स्थितियां हैं? तो पहले ये जो स्थितियां थी उनके बाद में एक राष्ट्र के रूप में कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा ढांचा जो है वो हो जाए तो हम इसके अंदर सुरक्षित जीवन यापन कर लेंगे, ये हमारा राष्ट्र होगा, ये देश होगा। तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूरोप में आया और यही राष्ट्रवाद था। अब इसको हम आगे बढ़ाएं, एक आप इस पोर्ट्रेट को समझ लें। ये जो चित्र है ये फ्रांस के कलाकार हैं फ्रेडरिक सोरियू, उनका शानदार कलाकृति है। और इस कलाकृति को 1848 में जारी किया था। करीबन 4 पोर्ट्रेट की एक श्रृंखला का पहला ये चित्र है। और इस चित्र के अंदर आप इस चित्र को देख लें पहले, और उसके बाद में हम पाठ के ऊपर चलेंगे। तो देखो इस चित्र के अंदर सबसे मेन चीज क्या है, एक तो ये प्रतिमा है। इस बार की जो पुस्तकें रहेंगी ना उनके अंदर समझ के ऊपर ज्यादा जोर रहेगा, रटने वाली बातें नहीं रहेंगी। यानी घटनाओं को समझें, समझने के बाद में आप आसानी से उन चीजों को दिमाग में लंबे समय तक बना के रख पाएंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम जल्द से जल्द आपको ये जो चीजें हैं ये समझा पाएंगे। और आशा हम यही रखेंगे कि स्थितियां सामान्य हो जाएं तो आप विद्यालय में रूबरू हों गुरुजी से, हमसे, तो हम इन सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझेंगे। लेकिन इन विकट स्थितियों में आप तक कुछ मटेरियल पहुंचे, तो इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि कुछ अच्छी चीज़ें आप तक भेज दें। तो ये श्रृंखला प्रारंभ कर ली। चलिए हम बात कर रहे थे इस चित्र की। तो इस चित्र के अंदर एक तो ये प्रतिमा, इस प्रतिमा को आप दिमाग में लगा लें, ठीक है ना। ये महिला है, पुरुष है, ये भी आप दिमाग में लगा लें। इनके हाथों में क्या है ये भी आप दिमाग में बैठा लें। अब इस प्रतिमा के चारों तरफ क्या है, देखो ये एक बड़ी सी रैली चल रही है। मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, ये बड़ी सी रैली चल रही है। देखो इनके हाथों में झंडे हैं, अलग अलग कलर की इनकी वेशभूषाएं हैं। कोई महिला है, पुरुष है, जवान है, सब हैं।
ये रैली देखो कितनी बड़ी रैली चल रही है, इसका कोई और छोर ही नहीं है। इसको हम आगे समझेंगे, आप दिमाग में बैठा लें क्या हो रहा है घटना। और आसमान में क्या हो रहा है, देखो ये सब नीचे चल रहा है जमीन पे, और आसमान में ये सारे देवता दिखा रखे हैं ना, ये देवता हैं, सारे परियां हैं, देवता हैं, ये जीसस क्राइस्ट है, और ये जो भी कोई देवता है। अपने वाले देवता तो ये घटना यूरोप की बता रहे हैं, तो अपने वाले देवता तो भगवान कृष्ण और शंकर जी, पार्वती जी वगैरह ये नहीं दिखाए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये यूरोप की घटना है, तो अपने वाले यूरोप की बाउंड्री में नहीं जाते हैं, अपने एरिया में रहते हैं। चलिए वो बात अलग है, अपन इसी की बात कर रहे हैं। ये सारे देखो, ये जो देवता है ये इस घटनाक्रम को जो जमीन पे चल रहा है उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब हम पाठ पे चलते हैं, जो बातें लिखी हुई हैं उनको समझ लेते हैं। आपने इस चित्र को समझ लिया, अब जो बातें बताई हैं उनको समझ लें। आप देखो, ये चित्र 1848 में फ्रांस के कलाकार फ्रेडरिक सोरू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला उसके तहत पहले चित्र के रूप में दिखाया। और ये एक्चुअल में यानी सपनों का एक संसार रचा वो आपकी इन चित्रों की श्रृंखला को, और उसी के तहत ये जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों को मिलाकर एक सीरीज बनाई है, और उसी के तहत ये है। और इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लोग जो दिखाए हैं ये यूरोप और अमेरिका के, एशिया के लोग, अफ्रीका के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग ये इस श्रृंखला में नहीं दिखाए हैं इस चित्र में। और सभी लोग हैं, सभी उम्र के हैं, सभी वर्गों के हैं, स्त्री पुरुष हैं, एक लंबी कतार लगा रहे हैं, और ये स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रतिमा किसकी है, ये स्वतंत्रता की प्रतिमा। ठीक है, यानी स्वतंत्रता की देवी है ये, इसके चारों तरफ ये वंदना कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बता रहा है कि आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उस दौरान जो कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, यानी फ्रांस की क्रांति के अंदर भी स्वतंत्रता की देवी को महिला के रूप में ही दिखाया था। और आप इस चित्र को वापस देख लें एक बार। इस चित्र में ये जो प्रतिमा है ये किसकी है, ये प्रतिमा है महिला की है। और इसके चारों तरफ ये सभी लोग यूरोप और आपके अमेरिका के निवासी हैं, और सभी जाति, उम्र, धर्म के लोग हैं। ये इसके चारों तरफ वंदना कर रहे हैं। और इसके बाद में आप आगे देखें क्या जो घटना घट रही है इसके अंदर। और देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस चित्र के अंदर भी ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है। ठीक है, इसके एक हाथ में मसाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप वापिस एक बार चित्र पे चलें, और इसके हाथों में देखो क्या है, एक हाथ में तो मसाल है, ये मसाल है, ये किसकी मसाल है, ज्ञानोदय की, यानी ज्ञान की मसाल है। और इस हाथ में क्या है, इसके पास अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो ये है स्वतंत्रता की देवी है, और इस देवी के चारों तरफ ये जो लोग हैं ये वंदना कर रहे हैं। इस चित्र को आप समझ चुके हैं। अब हम आगे जो समझा रहा है उसको समझ लें। और इसमें बताया है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वंस अवशेष बिखरे हुए हैं। यानी ये जो लोग हैं ये वो स्थितियां हैं, यानी ये पूरा जो सिस्टम है एकदम बिखर चुका है। और इसमें सौर्य ने क्या बताया है कि एक कल्पना करी है, कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, सब अलग अलग विचारों के हैं, बटे हुए हैं, और उनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व, मूर्ति में कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, यानी ये जो चल रहा है ना, देखो इसको आप समझना, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसके आगे आगे कौन चल रहे हैं। देखो ये जुलूस में ये आगे चल रहा है, इसके बाद में ये ग्रुप चल रहा है, इसके बाद में ये ग्रुप चल रहा है, इसके बाद में ये ग्रुप चल रहा है। ठीक है ना, ये कलाकार ने, यानी किसने, फ्रेडरिक सोरू ने बड़ी ही व्यवस्थित रूप से इन चीजों को समझाने का प्रयास किया है। देखो आगे आगे कौन है, अमेरिका है, और उसके बाद में कौन है, स्विट्जरलैंड है। एक्चुअल में ये दोनों उस टाइम में क्या हो गए थे, ये दोनों ही उस टाइम में राष्ट्र राज्य बन चुके थे। ठीक है,
यानी ये दोनों अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो है राष्ट्र राज्य बन चुके थे। और उसके बाद में फ्रांस के लोग हैं और उनके हाथ में भी तिरंगा है कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाने जा सकते हैं। और ये प्रतिमा के पास अभी पहुंचे ही हैं, वो आगे निकल के देखो, वो आप इस चित्र को वापस देख लें एक बार। इस चित्र के अंदर ये जो लोग हैं ये आगे चले गए हैं, ठीक है, और ये अभी अभी पहुंचे हैं, ठीक है, ये अभी अभी आए हैं प्रतिमा के जस्ट पास में, ये फ्रांस के लोग हैं, ठीक है, ये आगे निकल गए, ये थोड़े से आगे चले गए, ये कौन आगे चले गए, ये एडवांस है अमेरिका और स्विट्जरलैंड के, अभी फ्रांस वाले पास में आए, यानी अभी इन्होंने स्वतंत्रता का स्वाद चखाई है, ठीक है। और उसके पीछे पीछे कौन चल रहे हैं, जर्मनी के लोग हैं, जर्मनी के लोग हैं उसके बाद में, और इनके हाथ में काला लाल और सुनहरा झंडा है। ये कलाकार ने एक अपनी दिमाग के अंदर एक कल्पना करी, यानी यूटोपिया कल्पना करी है, और उसी कल्पना के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। और उसके बाद में ये जो छवि है, इस छवि को दर्शाया भी इसने, देखो जर्मनी को यहाँ दिखा दिया। एक्चुअल में उस टाइम में जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में कोई कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में देखो उस समय की बता रहा है, ये जब हो रहा था तो जर्मन जो है अनेक जर्मन भाषी रियासतों की एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित होने की चाह रखता था, हुआ नहीं था, चाह रखता था। जर्मन जो भाषी लोग थे वो चाहते थे कि हम भी एक राष्ट्र हो जाएं, जो जर्मन बोलने वाले हैं वो एक जगह बस जाएं, तो हमारा एक जर्मन कंट्री हो जाए, जर्मन राज्य जर्मन कंट्री एक ही बात है। तो जर्मन के बाद में कौन चल रहे हैं, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया आजकल नहीं, ऑस्ट्रिया पहले था ऑस्ट्रिया। और उसके बाद में 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग, ठीक है। अब ऊपर क्या हो रहा है, ये तो सब लाइन में चल रहे हैं, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर लगाए हुए हैं, और चित्रकार ने इनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। अब देखो ऊपर आसमान में आपको पता, देखो यह ईसा मसीह, संत और फरिश्ते सारे वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखो कितनी शानदार जमीन के ऊपर हो रहा है, यानी सब भाईचारे से क्या सोच रहे हैं कि हम सभी स्वतंत्र हो जाएं, हमारा एक अलग से कंट्री हो जाए, चाहे वो भाषा के हिसाब से है, चाहे वो रंग रूप के हिसाब से है, पहनावे के हिसाब से, हम एक हो जाएं। ये सारा दृश्य देख रहे हैं ऊपर, ये जो फरिश्ते हैं, ईसा मसीह हैं, सब इस दृश्य को देख रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य इस कलाकार ने यानी फ्रेडरिक सोरी ने समझाया है। और आपकी किताब की शुरुआत भी इस शानदार चित्र से हो रही है। एक शब्द और समझ लें आप, निरंकुश क्या होता है, बीच में आया था ना, जैसे ये सारे निरंकुश संस्था जो हैं वो यानी सब ध्वस्त हो गई हैं, वो सब चाह रहे हैं कि हम जो हैं एक सिस्टमेटिक रूप से रहने लग जाएं, और निरंकुशवाद को समझाया है, यानी एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। यानी इतिहास में ऐसी निरंकुश सरकारें बहुत हुई हैं, और इनमें क्या होता है, अत्यंत केंद्रीकरण होता है, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार बोल सकते हैं। और यूटोपिया क्या होता है, यूटोपिया एक तो किताब भी है, ध्यान में रखना, वैसे ऊंचे लेवल की बात है। यूटोपिया थॉमस मूर की किताब है, कल्पनादर्श यूटोपिया। वैसे यूटोपिया एक ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, और इसमें क्या होता है, यानी एक ऐसी कल्पना है जो इतनी ऊंचे लेवल की बात करता है जिसको साकार करना मतलब मुश्किल है, यानी असंभव है, यानी इतनी ऊंची कल्पना। तो ये कलाकार ने कल्पना कर दी कि साहब ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन देखो ये कहाँ कहाँ हुआ है। उसके बाद में बहुत सी जगह पर बहुत अच्छी स्थितियां भी आई हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इस अध्याय इन सारी चीज़ों को समझने के बाद में हमारे दिमाग में क्या आया है कि एक राष्ट्र जो है वो किस प्रकार से तैयार होगा, कैसे तैयार होगा। आगामी समय में हम इन चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे। हम एक राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये अर्नेस्ट रेनन का कॉन्सेप्ट है, इसने राष्ट्र के बारे में बताया। राष्ट्र क्या है, इस चीज को आप समझ लें। ये फ्रांस का दार्शनिक था अर्नेस्ट रेनन, ठीक है। इसने 1882 में सोबन विश्वविद्यालय के अंदर एक अपना लेक्चर दिया था, उसके अंदर बताया था राष्ट्र क्या है, ठीक है। और इसने राष्ट्र का जो विचार किया, उस विचार को आप दिमाग में बैठाएं, यानी इसने क्या कहा है, इस चीज को आप
बहुत सावधानी से समझें। एक राष्ट्र, ठीक है ना, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्र यानी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत लंबे प्रयास होते हैं, त्याग है, निष्ठा, इन सब चीजों का एक बड़ा चरम यानी टॉप लेवल कॉन्सेप्ट है ये। और इसके अंदर यानी इसको लाने तक, यानी इस कॉन्सेप्ट तक लाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बलिदान, बहुत सारे महान लोगों ने महान काम किए हैं, बहुत गौरवपूर्ण काम हुआ है। और वो मिलके क्या हुआ है, एक हमारे को धरोहर मिली है राष्ट्र के रूप में। ठीक है, और आगे बताया है यानी अतीत में भी यानी समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम और ये करना और आगे भी करना, ऐसे काम और इनको आगे भी करने की इच्छा, एक जनसमूह होना, ये सब जरूरी शर्त है। इसका मतलब क्या होगा, राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक कॉन्सेप्ट वाली बात है, समझ में आ गई। यानी राष्ट्र ऐसा नहीं है कि हम एक भाषा बोलते हैं तो एक राष्ट्र के लोग हो गए, एक धर्म के हैं तो एक राष्ट्र के लोग हो गए, या एक कलर के हैं, एक हो सकता है विज्ञान के अकॉर्डिंग कुछ अलग विभेद होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि राष्ट्र होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, समान इच्छाएं होंगी, कुछ संकल्प होंगे, कुछ महान काम होंगे, आगे भी कुछ महान करने की इच्छाएं होंगी, एक जनसमूह की सामूहिक इच्छाएं होंगी, इन सब का एक व्यापक कॉन्सेप्ट है ये। तो इस चीज को लेके ही हम आगे चलेंगे और इसके ऊपर रोजाना जनमत संग्रह होता है, रोजाना रोज बातें होती हैं। हम नहीं करते हैं कि आपस में बात, कई बार ये होता है कि यार ये इंडिया के लायक नहीं, ये तो इनको बाहर निकाल दो। कई लोग कहते हैं ना कि ये कहाँ से आ गए, ये देश को खराब कर रहे हैं। ऐसा करने से ये नहीं है कि हम अपने आप को राष्ट्रवादी सिद्ध कर रहे हैं। यानी देखो, हम कभी भी वो कल्पना की स्थिति, यूटोपिया की स्थिति कभी नहीं बना सकते कि सब एकदम ओके 100% ओके हो जाए। कुछ गड़बड़ियां करेंगी, उनकी संकल्प है, उनकी इच्छाएं हो सकता है कुछ भिन्न हो, लेकिन उनको ये समझाना भी तो जरूरी होता है कि आपकी इच्छाएं जो हैं हमसे भिन्न क्यों हैं। तो इसका मतलब राष्ट्र जो है एक ऐसी सामूहिक इच्छा है, वो भविष्य में भी रहेगी। उसके ऊपर रोजाना जनमत संग्रह होता है और उसी के अंदर प्रांत रहता है, प्रांत में हम रहते हैं। और अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती ही नहीं है। यानी राष्ट्र किसी की इच्छा को दबा दे, किसी की इच्छा, दूसरे की इच्छा, किसी राष्ट्र की इच्छा, किसी दूसरे राष्ट्र को विलय कर ले, ये जो चीज है वो राष्ट्र का भाग नहीं होती है। यानी राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरी भी है। उसका कोई स्वतंत्रता यानी उनको कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसकी केवल एक मालिक है तो वो यानी राष्ट्र है, और ये अगर नहीं है तो स्वतंत्रता गायब हो जाएगी। ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम इस किताब की शुरुआत के लिए जरूरी समझते हैं। तो ये चीज आप समझ में आ गए, बैठा ली, तो आगामी जो श्रृंखला हमारी रहेगी और वो बड़ी ही इजी गोइंग चलती रहेगी। तो ये जो चीज़ है यानी राष्ट्र के लिए स्टार्टिंग में ये स्वरूप की कल्पना और राष्ट्र कॉन्सेप्ट जो है क्या है, इन चीज़ों को आप दिमाग में बैठाएं, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सभी तक शेयर कर दें इसको। आगामी वीडियो हम 1 या 2 दिन बाद में डाल देंगे, तो आप हमसे जुड़ेंगे तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। आपका कोई भी सुझाव हो तो वो डाल दें। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हमने आज शुरुआत ही करी है। हमारे पहले के वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं पुराने पाठ्यक्रम के, तो वो भी ज़रूर देख लें। बाकी हम कक्षा 12 के या अन्य जो पॉलिटिकल इश्यू हैं उनके वीडियो समय समय पर बना के भेजते रहते हैं। तो आप वीडियो में जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद।